Hello students, welcome in my biology classes. Today we are going to discuss about the fertilization. जैसा कि आप जानते हैं कि reproduction is the process through which every organism produce their young ones. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट इट इज वेरी इसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में सभी ऑर्गेनिज्म अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, जैसा कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और चीज़ें जरूरी हैं। लाइफ प्रोसेस, यह भी लाइफ प्रोसेस है, लेकिन सर्वाइबिलिटी के लिए आवश्यक नहीं है। तो रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे मूल या इनफर्टाइल कपल्स ऑल ओवर लाइफ यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन लिविंग तो हैं। तो रिप्रोडक्शन सर्वाइबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यदि रिप्रोडक्शन फेल कर जाएगा तो जो बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो मेंटेन होती है, वो नहीं होगी। अब बात आती है रिप्रोडक्शन कितने तरह का हो। थोड़ा रिप्रोडक्शन से पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन रूप में सब आगे बढ़ना चाहते हैं। मेन टॉपिक पे अभी आएंगे। फर्टिलाइजेशन मेन टॉपिक है हम लोगों का, अभी उस टॉपिक पर आएंगे। तो रिप्रोडक्शन आप जानते हैं दो तरह का होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इन केस ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन only one organism is capable to produce their young ones. However, in case of sexual reproduction, there are two parents required for producing offspring. In asexual reproduction, there is no gametic formation and fusion takes place. Gametes means sex cell. सेक्स सेल होता है। आप जानते हैं सारे ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो। यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो गैमेट माइटोसिस से बनता है, यदि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो गैमेट मियोसिस से बनता है। और सबके जाइगोट जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। अब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो गैमेट तो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, माइटोसिस से हैप्लॉइड गैमेट बन गया, गैमेटिक फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, जाइगोट का मियोसिस हुआ तो फिर से स्पोर्स बना और स्पोर फिर से डेवलप करके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना लिया। यही चीज यदि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड यदि है तो उसका मियोसिस होगा, स्पर्मेटोसाइट या ओसाइट सेल्स का मियोसिस होगा, तो स्पर्म या ओवम बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, और स्पर्म और ओवम फिर से फ्यूज करेगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होगा तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा, और डिप्लॉइड एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जो डिप्लॉइड होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि गैमेट सबके हैप्लॉइड हैं और गैमेट सबके हैप्लॉइड हैं और जाइगोट सबके डिप्लॉइड हैं। तो अब गैमेट फॉर्मेशन हो गया तो यू नो दैट गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच गैमेटिक फ्यूजन मीन्स सिनगैमी टेक्स प्लेस। सिनगैमी, एम्फीमिक्सिस और फर्टिलाइजेशन तीन टर्म हैं। सिनगैमी मीन्स गैमेटिक यूनियन, एम्फीमिक्सिस क्रोमोसोम का फ्यूजन और उसका रिजल्ट है फर्टिलाइजेशन। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में, आप देखें जरा ध्यान से कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी बोथ आर इंटरचेंजेबली, बोथ वर्ड्स आर इंटरचेंजेबली। तो अब देखिए, और हमेशा गैमेटिक फ्यूजन जब भी होता है तो जाइगोट डिप्लॉइड ही बनता है। अब आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, ये नहीं होगा तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो अब जो है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव देखे गए हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं कि जो
जिनमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, नया बन जाना, जैसे पार्थेनोजेनेसिस के केस में। इन केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिजम्स, बिना फ्यूजन हुए, जैसे हनी बी में देखने को मिलता है। हनी बी में यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हनी बी, रोटिफस और लिजर्ड, एग्मा क्रिस्मा पिक्टा जैसे तमाम लिजर्ड हैं। यद्यपि अभी ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी होने हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं जो अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं, तो वो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, उधर आगे जाएंगे तब इस पर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ बात कर रहे थे कि पार्थेनोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें बिना फ्यूजन के फीमेल गैमेट बिना फ्यूजन के आप स्प्रिंग बना लेते हैं। हनी बी में, रोटिफस में और लिजर्ड में ऐसा देखा गया है। अब फर्टिलाइजेशन की टाइप की बात की जाए, फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एज यू नो दैट in case of internal fertilization gametic fusion occurs inside the body of the female। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जो गैमेटिक फ्यूजन होता है, माने मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं, अंदर फ्यूज होते हैं। इस केस में फीमेल गैमेट जो है वो हर केस में फीमेल गैमेट कम ही बनता है, मेल गैमेट माटिल होते हैं, जनरली फीमेल गैमेट नॉन माटिल होता है और आके फ्यूज करता है, फर्टिलाइज जाइगोट बनाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जनरली बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, कुछ अंदर भी रहते हैं, बाहर भी बनते हैं, कई तरह के हैं, ओवीपेरस, वाइवीपेरस, ओवोवाइवीपेरस, ओवीपेरस बर्ड्स इत्यादि में आपने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट माने एग बना, एग ही फर्टिलाइज, एग ही जाइगोट है इसमें, तो एग बॉडी के अंदर एग लेइंग कैपेबिलिटी हुई, बॉडी के बाहर आया। यद्यपि जो ओवीपेरस एनिमल हैं उनमें ग्रेटर रिस्क है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, बहुत सारे प्रीडेटर्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल मीडियम, बहुत एडवर्स कंडीशन एक्सटर्नल मीडियम है जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ग्रेटर रिस्क है उसमें। जबकि इंटरनल एक और होता है ओवोवाइवीपेरस, आपने 11th में पढ़ा होगा। ओवोवाइवीपेरस के केस में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट या एग बनता है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट ही एग है, उसके केस में हम बात करें तो बॉडी के अंदर ही रह जाता है। होल डेवलपमेंट जो चाइल्ड का है वो एग के अंदर ही होता है, मदर से कुछ लेना देना नहीं है, और उसके बाद हैचिंग बॉडी के अंदर ही होती है और एग वंस बाहर निकलता है, इस नाते इसको ओवोवाइवीपेरस कहा गया। ओवोवाइवीपेरस आपको पता है रेटल स्नेक में होता है, ओवीपेरस बर्ड्स इत्यादि जितने भी एप्स हैं, एप्स माने पक्षी वर्ग, सब में ओवीपेरस होता है। वाइवीपेरस मैमल्स में है, वाइवीपेरस के केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, मीन्स गैमेटिक फ्यूजन बॉडी के अंदर ही होते हैं और उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद जो है क्लीवेज बनता है और क्लीवेज के बाद आप जानते हैं कि धीरे धीरे जाके यूट्रस के इनर लाइनिंग जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं उससे क्लोज अटैचमेंट कर लेता है, तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाता है और फर्दर डेवलपमेंट पूरा जेस्टेशन पीरियड वहीं बॉडी के अंदर ही होता है। और जैसे ही पूरा कंप्लीट जो है जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, फर्टाइल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्रिएट होता है और जो है पार्चुरेशन हो जाता है, उसमें बहुत सारे हार्मोनल कंट्रोल भी होते हैं, पार्चुरेशन हो जाता है। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में गैमेटिक फ्यूजन बॉडी के अंदर ही होता है और या तो जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर या फिर बाहर, तो ये कैसा कंडीशन हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक चीज और देखा गया कि जो है वो बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो रिस्क थोड़ा कम है क्योंकि एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिल जाता है जाइगोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। और यदि वो बाहर डेवलप हो रहा है जैसा कि ओवीपेरस एनिमल में, तो ओवीपेरस एनिमल में बाहर आ गया तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काम करते हैं उस पर, और जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ साथ तमाम जो है प्रीडेटर्स भी हैं जो ग्रेटर रिस्क प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है नीचे बोर्ड पे, यदि आप ध्यान देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमेटिक फ्यूजन अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी,
जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें गैमेटिक फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है। जैसा कि उसमें देखिए आप फ्रॉग के केस में, फ्रॉग जो है जब ब्रीडिंग सीजन आता है जून इत्यादि में, तो दो मेल और फीमेल फ्रॉग वो जो है एकत्रित हो जाते हैं और जो है करीब 72 घंटे एक साथ साथ रहते हैं। जब अलग होते हैं तो फीमेल पानी में ओवम रिलीज कर देती है और मेल पानी में ही स्पर्म रिलीज कर देता है। स्पान के रूप में वो बह के किनारे जाता है और फर्टिलाइज जाइगोट बनता है, उससे टैडपोल बनते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये यहाँ देखिए बोनी फिशेस में और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ मेल गैमेट बहुत सारे बनते हैं टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से अभी आपने एक जनरल आइडिया हमने दिया आपको कि फर्टिलाइजेशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, कितने तरह का है। यद्यप रिप्रोडक्शन के बारे में पहले भी बता चुके हैं क्लास में, जब हम लोग क्लास पढ़ा कर रहे थे तो सारा कुछ बता दिया गया था, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा बताना आवश्यक था कि जिससे आप कोरिलेट कर ले पुराने नॉलेज से नए नॉलेज को, इस नाते पढ़ाना था मुझे फर्टिलाइजेशन ही। लेकिन वो रिप्रोडक्शन से लेकर इसलिए चले हैं कि थोड़ा सा आपको रिलेट हो जाए माइंड में, पुराना नॉलेज और नया नॉलेज से आप जो है उसको लिंक कर पाएं। यद्यप मैंने प्रयास किया है अच्छे से समझाने का, और अगले वीडियो इसके बाद बात की जाएगी। थैंक्स।